चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से आपकी प्रैक्टिकल जर्नी, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ थ्योरी यहां से शुरू होती है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देके समझाऊंगा और फिर से लास्ट में जब एग्जांपल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे, हम लोग एक जनरल वे से एक ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। और यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी शुरू हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए, जिससे आपके पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब बड़े ध्यान से इसको देखिए, यहां पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है। अभी तो मैंने कितनी ली है, सिंपल केमिकल रिएक्शन ली है जिसमें ए का स्टोइकियोमेट्री भी एक ही है और बी का स्टोइकियोमेट्री भी एक ही है। बहुत ही फंडामेंटल चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा। बाद में हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पर मैं स्टोइकियोमेट्री चेंज करूंगा। सबको समझ में आ गया। और जिसको नहीं पता स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो नंबर आते हैं किसी भी रिएजेंट के सामने, उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और यहां पर जो नंबर आ रहे हैं सामने वो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। सो फाइनली यहां पर ए से बन रहा है बी, ठीक है। सब लोगों को मालूम पड़ा ये केमिकल रिएक्शन है। जरा ध्यान से इसको समझिएगा। मैं अब सबसे पहले t=0 टाइम पे बात करता हूं। जरा ध्यान से इसको देखिए। जिसको नहीं पता, t=0 टाइम का मतलब होता है एट स्टार्टिंग पॉइंट। आप जिस समय पे एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, आप जिस समय पे केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं उसको हम लोग t=0 टाइम बोलते हैं। t=0 टाइम पर अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा। t=0 जब हमने सिर्फ रिएक्शन को अभी शुरू करने वाले हैं, की ही नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे एग्जांपल आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में समझे थे कि यहां पर आपको कभी कभार प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहे हो तो प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा यहाँ मोटो क्या है, हमारा मोटो तो ये है ना कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। इस चीज को समझिएगा। तो t=0 पर जब केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का, वो A0 है। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझेगा। ए के नीचे नॉट लगा है, इसका मतलब t=0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो बी बनेगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 0। ये सबको समझ में आ गया। धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि एक एक चीज को आपको मैं क्लियर कर सकूं। अब आते हैं हम लोग किसी t पर्टिकुलर टी टाइम पर। ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, व्हाटएवर। सो यहां t टाइम पर अब ध्यान से इसको देखिए। ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी, है ना, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि रिएक्टेंट अभी कितना हो गया है, 80। कितना हो गया है, 80। देखिए A0 t=0 टाइम पे, 80 t टाइम पे। कॉन्सेंट्रेशन किसका, ए का। सबको समझ में आ गया। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो कितना हो गया, 80। ऑब्वियसली यहां पर आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि जो 80 है बेसिकली वो लेस देन होगा किससे, A0 से। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू घटेगी तो 80 की वैल्यू A0 से तो कम होने वाली है। समझ में आ गया। और मैं इसकी वैल्यू यानी कि B कितना बना है वो मान लेते हैं अपन BT। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। B कितना बन गया, BT। तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ गया। A0 से ये कितना हो गया, 80, और ये 0 से कितना हो गया, BT। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे कि इक्विलिब्रियम में लिखते थे। 80 की वैल्यू मान लेते हैं कि भैया A0 में से कितना चला गया, x चला गया। सपोज ये देखिए 80 किसके इक्वल मान सकते हैं, A0 माइनस x। अब ये चीज आपने किधर पढ़ी है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। ये चीज बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, A0 माइनस x। अब ये कैसा है, इनिशियली A0 थे, उसमें से x मोल्स चले गए किसके, A के। इसका मतलब ये होता है। तो फाइनली 80 के बराबर आया। 80 क्या हुआ, A0 माइनस x। इनिशियल में से कितना चला गया, दैट इज 80। सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अब हमेशा ध्यान रखिए, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आप चीज घटा रहे हो वो उसकी स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में घटाया करो। यहां पर स्टोइकियोमेट्री हाल फिलहाल कितनी है, 1। तो 1 इंटू एक्स। अगर यहां 2 होती तो 2 इंटू एक्स। इसकी आदत बनाओ जिससे आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर 3 होता तो यहां लिखते A0 माइनस 3x। यहां 4 होता तो A0 माइनस 4x। इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जितना आप यहां से घटा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, यहां स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में उतना ही बनाओगे। इसके एक से इसके एक बनता है, तो सोचिए जब इसका x खत्म हो गया तो ये कितना बनेगा, x। तो BT की वैल्यू कितनी होगी, x के इक्वल।
जरा सोचिए, इसके एक से इसका एक बनता है, ये हमें स्टोइकियोमेट्री बता रही है। तो जब इसके x चले गए तो ये कितना बनेगा x, सबको मालूम पड़ गया। तो यहां पर हमें एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशंस भी पता लग गई हैं, आप चाहे A0 और AT की रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे 0 और BT की रिस्पेक्ट में देख लो। अब हमें क्या करना है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, लेकिन उससे पहले दो तरह की रेट आप लोगों को बताऊंगा, कौन कौन सी जरा चेक करो। मैं यहां पर लिख देता हूं साइड के अंदर, देखिए फटाफट से। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन को किस सेंस में बोला जाता है उसको समझिए। उसका मतलब यह होता है कि भाई यहां पर जो आपका रिएक्टेंट है उसका किस तरह से डिक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिसअपीयरेंस हो रहा है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या फिर हम बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। समझ में आ गया सब लोगों को, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम लोग वहीं पे रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस, ध्यान से समझिएगा, डिसअपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है जरा चेक कीजिएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, सबको समझ में आ गया। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है। देखिए रेट कैसे निकालते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि डेल्टा लगाऊं, डेल्टा चेंज का सिंबल होता है, कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लिखी जाती है, डेल्टा ऑफ आपने ब्रैकेट लगाया और ए लिख दिया, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सबको समझ में आ गया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नीचे क्या लिखूंगा, डेल्टा टी, सबको समझ में आ गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखोगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को ध्यान से समझ में आए, जिसकी लर्नेबिलिटी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, प्रॉपर वे से समझ में आए। रेट, एक वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये मैं क्या बोला, इसका क्या मतलब है जरा समझे। रेट का मतलब होता है स्पीड। आपने बाइक चलाई है सड़क पे, आपसे अगर पापा फोन करके पूछे तेरे स्पीड क्या है बाइक का, क्या आपने कभी नेगेटिव में स्पीड बोली है अपनी, नहीं पॉसिबल है। देखो होगा क्या, अगर आप तेज चला रहे हो तो आपकी रेट उसके रिस्पेक्ट में होगी, बट होगी तो पॉजिटिव। अगर मान लो सामने कोई आ गया तो आप ब्रेक लगा दोगे, तो ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी पीछे तो नहीं जाएगी ना। रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में जरा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालो, कितनी होगी जरा देखो। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखना। डेल्टा ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बताइए कितना चेंज आया जरा चेक करो। दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको यूं नहीं लिखोगे, दैट इज ए ऑफ टी माइनस ए नॉट, यही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। सबको समझ में आ गया। और हमें पहले से पता है कि एटी का वैल्यू ए नॉट से क्या है, कम, तो क्या ऊपर वाला नेगेटिव नहीं आएगा। खुद से सोचिए, जब हमें पता है कि एटी का वैल्यू ए नॉट से कम है तो ये ऊपर वाला फैक्टर नेगेटिव आएगा। जबकि नीचे क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम फाइनल टाइम टी है, इनिशियल टाइम 0 है। सबको क्लियर हो गया। बट यहां से तो ये नेगेटिव आ रहा है। जरा सोचिए, अगर मैं प्रॉपर वैल्यू रख दूं तो और भी समझ में आएगा। चलिए 80 का वैल्यू रख दीजिए। 80 का वैल्यू कितना है, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, ये 80 का वैल्यू है, इधर से रख दिया। माइनस क्या है, ए नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, टी। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, दैट इज माइनस एक्स बाई टी। अब ये तो नेगेटिव आ रहा है, सबको ही दिखाई दे रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, जबकि वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, यहां पर एक माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाओगे। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन रिएक्टेंट के केस में तो यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नेगेटिव आ रहा है। तो उस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली रिएक्टेंट के केस में स्पेशली, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, रिएक्टेंट के केस में एक माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाते हैं। सबको क्लियर हो गया। ये माइनस का साइन दो चीजें क्लियर करता है। पहली बात तो ये माइनस ये दिखाता है कि भैया जो ए है वो घट रहा है, यानी कि ए रिएक्टेंट है। दूसरा, ये माइनस का साइन आपके आंसर को पॉजिटिव बना देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको कभी भी रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो आपको खुद से माइनस का साइन सामने लगा देना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं यहां स्टार भी लगा देता हूं, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इन द केस ऑफ रिएक्टेंट,
इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि बच्चों रिएक्टेंट जो है वो घटता है, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन मस्ट बी, ठीक है, इन फॉर्मूला, इन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फॉर्मूला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर्मूला, डिसअपियरेंस, ठीक है, फॉर्मूला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर्मूला। रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर्मूला में हमेशा आपको अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है, धीरे धीरे अपने आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर लगा रखा है, तो यहां भी माइनस लगाऊं, तो यहां भी माइनस लगाऊं, तो यहां भी माइनस लगाऊं, नहीं लगाऊंगा क्या, तो यहां पर माइनस आ ही रहा है, माइनस में अपनी तरफ से और लगाऊं, तो फाइनली अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आ रहा है, अब आ रहा है x बाई टी। ये देखिए माइनस का साइन लगाती है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो अब हमारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितनी आ रही है, x बाई टी। ये सबको मालूम पड़ा, क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो निकाल लिया, व्हाट अबाउट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, वो भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी किस तरह से अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो वो क्या करना है आपको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कैसा लिखोगे, दैट इज डेल्टा और साथ में बड़ा ब्रैकेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को इस तरह से लिखा जाता है अपॉन डेल्टा टी, है या ना, सही है। अब वही काम वापस करेंगे। सो चलिए अब हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू निकालते हैं। सो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी उसका वैल्यू कितना होगा, वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर हमने डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकाला था। अब क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है तो उसमें नेगेटिव आएगा नहीं, नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव प्लेस कर देंगे। चेक कर लेते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक कर रहे हैं, तो चलो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जरा चेक करो, दैट इज बीटी, ठीक है, सबको लिख दिया। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बीटी जैसे ऊपर लिखा था 80, इसका कितना है बीटी, बाद में एक्स लिख देंगे, सो बीटी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0, फाइनल टाइम कितना था टी, इनिशियल टाइम कितना था 0, तो दैट इज बीटी बाई टी। तो यहां पर ये तो आसानी से आ रहा है, दैट इज बीटी बाई टी, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीटी की वैल्यू रख दो, ठीक है। सो फाइनली बीटी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो फाइनली कितना आ रहा है, बीटी की वैल्यू रख दी एक्स, तो एक्स बाई टी। सो यहां पर ये तो पॉजिटिव आ रही है, तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट जो है बेसिकली धीरे धीरे बढ़ता है, तो फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू से ज्यादा ही होगी, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट के वे में नेगेटिव साइन कभी नहीं लगाया जाता। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से सीखने को मिली है वो क्या, कि रिएक्टेंट के केस में जब भी आप डिसअपियरेंस या रेट लिख रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है, जबकि प्रोडक्ट के केस में आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मजे की बात देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आ रहा है एक्स बाई टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी कितना आ रहा है एक्स बाई टी। ऑब्वियसली यहां देखो जिस स्पीड से ए गायब होगा उसी स्पीड से बी बनेगा, क्योंकि यहां स्टोइकियोमेट्री 1:1 है। सबको समझ में आ गया, क्लियर होता है। अब यहां से ये चीज सीखने को मिलती है। तो अगर मैं तुमसे कहूं, यहां जरा ध्यान से इसको देखिएगा, तो चलो अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने अभी देख लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हमने ये भी देख लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं ROR। अब जरा सोचो, पूरी रिएक्शन की बात हो रही है, हमारे लिए कंप्लीट रिएक्शन है ये वाली, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट तो एक ही होना चाहिए ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन को चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लिख दो, चाहे आप बी के रिस्पेक्ट में लिख दो, आंसर दोनों केस में सेम ही आना चाहिए। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इस केस के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जिस वेलोसिटी या स्पीड से ए जिस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो सकती है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ध्यान से समझिएगा, बाद में हम लोग एग्जांपल और लेंगे जिससे और क्लैरिटी आएगी। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। और वो इस केस में, इन दोनों केस में कितना है एक्स बाई टी। यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे बी के रिस्पेक्ट में, सेम ही आना चाहिए। समझ में आ गया। एक ही केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अलग नहीं हो सकता, ए के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे बी के रिस्पेक्ट में लिखो। तो फाइनली इस केस के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, दैट इज एक्स बाई टी। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर एक्स बाई टी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगले केसेस लेंगे जिससे और क्लैरिटी आएगी कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमने स्टोइकियोमेट्री बदल दी तो। सबको क्लियर है। सो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, एक्स बाई टी इन द केस ऑफ 1:1।
ठीक है, और वो उसको किस वे में लिखा गया, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और आपको ये ध्यान रखना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए के केस में हमको खुद को माइनस का साइन लगाना है, और अपीयरेंस के केस में माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ती हुई चीज है, वो तो घटती हुई चीज है। क्लियर हो गया? तो जो चीज डिक्रीज होती है उसके केस में हम माइनस का साइन लगाते हैं। सो यहां तक फटाफट से आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। स्टोइकियोमेट्री को बदल के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले तक हमने क्या किया था, जब स्टोइकियोमेट्री 1-1 थी तब हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था, और वो कितना आ रहा था, x/t। अभी हम लोग स्टोइकियोमेट्री बदल रहे हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस बार हमने जो एग्जांपल लिया है वो है ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए आपको क्या दे रहा है, मान लेते हैं हम लोग थ्राइस ऑफ बी। ध्यान से देखिए, इस बार मैंने स्टोइकियोमेट्री बदल दी। ए की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, और बी का स्टोइकियोमेट्री कितना है, 3। अब इसमें आगे कैसे लिखते हैं उसको भी मेरे साथ सीख लीजिए, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आइडिया दिया था, उसको अप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। और ये तरीका सबसे अच्छा है। वैसे करने को और मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इस मेथड से करोगे तो आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे और कुछ नहीं है। देखिए यहां पर जरा गौर से देखिए। सबसे पहले t=0 के लिए लिखते हैं। t=0 पर अगेन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेते हैं, A0। ये माना है हमने। एक्चुअल में ज्यादातर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ये A0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो A0 मान लिया, लेकिन B तो यहां पर अपीयर नहीं होगा क्योंकि t=0 है, तो यहां पर कितना लिखोगे, 0, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। t=t टाइम की बात करते हैं। एक ऐसा टाइम, यानी कि आप 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आप कुछ भी टाइम हो सकता है, उस टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है, 80। कितना मान लिया हमने, 80, जो पहले माना था। लेकिन 80 इज इक्वल्स टू क्या होगा वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं कैसे लिखना है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा BT। अब बस आगे की चीज लिखनी है हमें, ध्यान से इसको देखिए, इसको कैसे लिखें। इसकी आदत बनाइए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था, 80 क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, उसमें से कुछ पार्ट आप घटाइए कि इतना पार्ट जो है वो कंज्यूम हो चुका है। कितना घटाओगे, अब स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने फर्स्ट केस लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो तब आपने क्या किया था, A0 में से x को घटाया था। मैं आपसे कहूंगा आसान बनाने के लिए, वैसे आप घटाने को यहां फिर से x घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में घटाइए। यहां पर स्टोइकियोमेट्री कितनी दे रखी है, 2, तो A0 में से कितना घटाओ, 2x। घटाने को आप x भी घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर चेंज आ जाएगा, लेकिन ये चीज आपको आसान बना देगी। देखिए कैसे, अगर इसके 2 से इसके 3 बनते हैं तो इसके 2x से इसके कितने बनेंगे, 3x, क्योंकि इसके कितने खत्म हुए हैं, 2x, तो इसके कितने बनेंगे, 3x। खुद से सोचिए कि इसके 2 से इसके 3 बनते हैं, जब ये 2 खत्म होता है तो इसके 3 बनते हैं, तो इसके 2x खत्म हुए तो ये कितने बनेंगे, 3x। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3x, मैंने इसीलिए ऐसा किया। जिसको ये चीज समझ में आ गई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये तरीका ज्यादा आसान है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये इसको यूनिटरी मेथड से आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। सबको समझ में आ गया? अगर आपने यहाँ 2x घटाया तो यहाँ बनेगा कितना, 3x, क्योंकि इसके 2 से इसका 3 बनता है। सबको क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, जब हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ गई, टाइम भी हमें पता है, तो इनकी क्या करते हैं, फटाफट से इनकी डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किस तरह से गायब हो रहा है वो हमें देखना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम है t। अब मैंने आपसे कहा था कि माइनस का साइन हमें लगाना होता है, लेकिन पहले प्रूव कर लो कि ये नेगेटिव आ रहा है। चेक कर लेते हैं। तो डेल ए बाई डेल टी अगर हमें लिखना है तो क्या लिखोगे, तो डेल ए बाई डेल टी हमें लिखना है, तो लिखिए यहां पर फटाफट से, डेल ए बाई डेल टी कितना आएगा, ए में कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 80 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, फाइनल टाइम है t और इनिशियल टाइम है 0। देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 80 t टाइम पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, फाइनल टाइम है t और इनिशियल टाइम है 0, वो लिख दिया हमने। अब जरा ध्यान से इसको देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं कि 80 की वैल्यू तो A0 से क्या होने वाली है, कमी होने वाली है, तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। चाहो तो 80 की वैल्यू रख लो। तो फाइनली यहां पर 80 का वैल्यू अगर रख दें हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखो 80 का वैल्यू कितना है, A0 माइनस 2x, माइनस में क्या करोगे A0, अपॉन में क्या लिखोगे t, वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज माइनस ऑफ 2x बाई टी। ये देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, नेगेटिव आ गई।
इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअपीयरेंस के केस में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले में। सही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमें पता है, हम सेंसिबल होकर सोच पाएंगे कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमें माइनस का साइन लगाना है। तो डिसअपीयरेंस ऑफ ए में नेगेटिव का साइन आएगा। अगर यहां लगाओगे नेगेटिव तो यहां भी लगाओगे नेगेटिव, तो यहां भी लगाओगे नेगेटिव, ठीक है, और फाइनली यहां भी लगाओगे नेगेटिव। सही है, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव। अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितनी आ रही है, 2x/t आ रही है, सबको मालूम पड़ गया। सो ये हमने निकाली है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब चलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जरा चेक कर लो इसका वैल्यू कितना है, 2x/t। इस बार हमारे पास ये x/t नहीं आ रही क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री से अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 टाइम्स ये जा रहा है तो इसका 3 टाइम्स बनेगा। तो अब देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए लिखते हैं। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है, ए नहीं है बी, क्योंकि बी बन रहा है ना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कितना आ रहा है, जरा चेक करो। देखो फटाफट से, बी के कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दैट इज 3x, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। देखो ये रहा 3x, इनिशियली 0 था, ये रहा टाइम t, इनिशियली 0 था, वो लिख दिया। फाइनली कितना आ रहा है, दैट इज 3x/t। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रही है 2x/t, रेट ऑफ अपीयरेंस आ रही है 3x/t। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बैठ गया उस केस में, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इसको इक्वल कैसे बनाएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपली ध्यान से इसको देखना। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कैसे लिखेंगे, जरा देखो। सो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ ए और इन द केस ऑफ बी। आप ए की टर्म में बोलो चाहे बी की टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। लेकिन यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस तो इक्वल है ही नहीं, इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, देखिए यहां पर मतलब ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यानी कि डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, वो भी माइनस लग रहा है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, हाँ या ना। अब ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, जरा वो सोचो। इनकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी, माइनस डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू आ रहा है 2x/t, ऊपर चेक करो, हाँ या ना। और अब ये तो ये इक्वल नहीं है, ये 2x/t है, इसकी वैल्यू चेक कर लो, माइनस डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू 2x/t है, डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू कितना है, दैट इज 3x/t। अब ये तो इक्वल नहीं है, अब इनको इक्वल कैसे बनाओगे, जरा उसको सोचो। तो मैं सिंपल एक काम करूं, यहां से 2 और यहां से 3 अगर हम गायब कर दें तो x/t बचेगा। तो क्या करोगे, देखो अगर यहां से 2 गायब करना है तो मैं इस पूरे फैक्टर को 1/2 ऐसा कर दूं, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खुद से करके देख लो। यानी कि -1/2 डेल ए बाई डेल टी लिखूं, और यहां पर क्या करूं, यहां से 1/3 से इसको क्या कर दूं, डिवाइड, यानी कि 1/3 डेल बी बाई डेल टी लिखूं, तो ये कितना आ जाएगा, जरा चेक करो। इन बोथ केस दिस इज x/t। और अगर ये इक्वल है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे बी के रिस्पेक्ट में, दैट मस्ट बी इक्वल। लास्ट टाइम पे भी x/t ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन थी, ठीक है, नहीं थी। तो बस अब आपको क्या करना होता है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्री अलग हो, तो देखिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए की स्टोइकियोमेट्री से ही डिवाइड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, और बी की स्टोइकियोमेट्री से ही डिवाइड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। तो जहां पर स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट हो, अगर वहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो वहां पर आपको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो आप करके देख लीजिए ना, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू था 2x/t, अब हमने क्या कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया है। माइनस डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू था, माइनस डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू था 2x/t लिखा है, अगर 2 से डिवाइड किया तो कट गया आपस में। इसी तरह से डेल बी बाई डेल टी का वैल्यू था 3x/t, उसको 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो 3 से 3 कट गया, और फाइनली कितना आ गया, x/t। और यही हमारे लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट केस में भी हमने कैलकुलेट किया था। सबको समझ में आ गया। तो सिंपल फंडा यह है कि आपको अगर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो आपको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जनरलाइज फॉर्म में लेके चलते हैं एग्जांपल लेने के बाद, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। लिख लीजिए।
सो चलिए गाइस एक और एग्जांपल पे सीधे अब अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद जनरलाइज वे में आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप सीधे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से समझिएगा, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए सपोज आपको एग्जांपल दिया इस बार नाइट्रोजन, ठीक है, क्या दिया आपको, नाइट्रोजन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, तो थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। और ये आपको क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया, ध्यान से इसको चेक कीजिएगा। ये देखिए ये दे दिया हमने, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस ऑफ अमोनिया आपको दे रहा है। ये केमिकल रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। उसके पहले आपको ये भी पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ रिएक्शन। चार चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए एक एक करके सबको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, यह आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल की डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को चेक करना है तो उसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। तो यहां पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्यों डिसअपीयरेंस हो रहा है तो माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखिए सिंपली इस तरह से लिखना है, डेल नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डेल टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे लिखोगे, दैट इज अगेन वेरी सिंपल, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस का साइन लगाओगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज आपसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की अपीयरेंस पूछे तो उसके लिए माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है और वो बढ़ता है धीरे धीरे। और वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबको समझ में आ गया। लेकिन जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, देखिए फोर्थ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, नाइट्रोजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, और वो इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, देखो इन सबकी जो डिसअपीयर और अपीयर होने की जो टेंडेंसी वो अलग अलग है। इसका 1 मोल डिसअपीयर होता है तो उसके केस में इसका 3 मोल डिसअपीयर होता है। इसको इक्वल कैसे बनाओगे, तो इसके जब 3 मोल डिसअपीयर हो रहे हैं उसको 3 से डिवाइड कर दो। ये रेट ऑफ रिएक्शन पूरी केमिकल रिएक्शन के लिए सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर आपको इन तीनों फैक्टर को इक्वल बनाना है। कैसे बनाओगे जरा चेक करो, दैट इज वेरी सिंपल, और वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो देखिए यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। इधर स्टोइकियोमेट्री 1 है, इधर 3 है और इधर क्या है 2, सिंपल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री, दैट इज 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको समझ में आ गया। और यहां पर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, चेक करो 3, तो यहां पर क्या करोगे 1/3, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि इसके जब 1 मोल खत्म हो रहे हैं तो इसके तो 3 मोल खत्म हो रहे हैं। तो इनकी डिसअपीयरेंस इक्वल करने के लिए यहां 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। समझ में आ गया सब लोगों को, बस यही कहानी है। ओवरऑल यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जा सकती है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, लेकिन इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो यहां पर क्या करोगे 2 से डिवाइड। तो अब देखिए ये तीनों फैक्टर इक्वल हो जाएंगे अगर आपने उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 थी, इसकी 3 और इसकी 2 थी, सबसे डिवाइड किया, यहां 1, 3 एंड 2, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको सीधे सीधे समझाऊं तो मतलब कुछ यूं निकलता है कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है a ऑफ a प्लस b ऑफ b, ठीक है, विल गिव यू c ऑफ c, ठीक है, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना करना है कि यहां पर सबसे पहले ए क्या है, ए चेक करो, दैट इज रिएक्टेंट, तो उसमें क्या लिखोगे, दैट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां माइनस का साइन भी लगाओगे साथ में, क्योंकि ये तो घट रहा है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट केस में माइनस का साइन आएगा, मैं पहले सिखा चुका हूं, डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री स्मॉल ए। सबको समझ में आ गया। इसी तरह से बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे, दैट इज माइनस ऑफ 1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस का साइन आएगा क्योंकि सी तो प्रोडक्ट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देखिए। और यहां पर इसकी स्टोइकियोमेट्री भी लिखनी है तो 1/c। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री का खासा लेना देना है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है। तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वी नीड, हमको क्या चाहिए, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट।
इसका मतलब वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, ध्यान से उसको समझ लेना। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सिंपल फंडामेंटल चीज है, कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ उसी को चेक करना है। सबको समझ में आ गया? तो ये चीज जिसको समझ में आ गई है उसने पहला पड़ाव पार कर लिया, क्योंकि आपके यहां से न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मैं इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अगली बार में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये सबसे पहली फंडामेंटल चीज है। और अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए इस वीडियो को चाहे एक बार देखना पड़े, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, इस चीज को समझ लीजिए। और जिसने इसको समझ लिया उसकी केमिकल काइनेटिक्स की पहला पड़ाव जो है न्यूमेरिकल पोर्शन का, वो पार हो गया। मैं आपको सबसे ये बात बोलूंगा कि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो करिए, जिससे आपको ज्यादा इस चीज में समझ बढ़ेगी आपकी। ठीक है, सो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन आप लोग याद रखिएगा क्या करना है आपको। आज का होमवर्क आपको गिवन है, इसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं केमिकल इक्विलिब्रियम अपलोड कर चुका हूं, 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब जाके उसको जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक भी आपको यहां पर काम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर लिए तो पीछे नहीं हटना है। आपको केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट खत्म करना है। जैसे ही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले तुरंत उसको देखिए और कंप्लीट कीजिए। आज का होमवर्क कंप्लीट कीजिए, साथ साथ इस वीडियो को चाहे 1 बार या 2 बार देखना पड़े उसको कंप्लीट कीजिए। और उसके अलावा इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सो गाइस अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।